बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रुप वन की डिटेल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी सब्जेक्ट वाइज। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपकी जो भी 4 सब्जेक्ट्स है हमारे पास ग्रुप वन के, उनकी आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है और उसको कैसे पढ़ाई करनी है। हमारा एग्जाम ठीक नहीं हो पाता है या फिर हमारे एग्जाम्स में मार्क्स कम आते हैं, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतने मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग से क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें हर सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। अगर आप न्यू ग्रुप के स्टूडेंट हो तो आपको आपका जो मेन बुक्स जो आपके पास रहेंगी वो रहेगी स्टडी मटेरियल और आपने जो भी क्लासेस लिए हैं उनके क्वेश्चन बैंक नोट्स वगैरह। अगर आपने क्लासेस नहीं लिए हैं तो भी आप स्टडी मटेरियल तो फॉलो करोगे। इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टडी मटेरियल इज अ मस्ट। तो जब आप एग्जाम में जाओगे ना, आपको एक आधा क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल में ज़रूर मिलेगा, तो वो तो करना ही करना है आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए। उसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में देयर आर सो मेनी चैप्टर्स जो कि कॉमन है ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में। तो उसके लिए आप एक जो भी पुराने सिलेबस का प्रैक्टिस मैनुअल है वो अपने पास लेके रखो पहले से ही, और जो भी चैप्टर कर रहे हो उसके साथ साथ उसका प्रैक्टिस मैनुअल भी कर लो, क्योंकि जो भी आपकी आरटीपी आ रही है, जो भी आपके मॉक टेस्ट पेपर आ रहे हैं ना, सब में वो प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे और उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आपने अपने इंडियस के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो इंडियस आपको क्या करना है, सारे इंडियस आईएफआरएस जितने भी आपके सिलेबस में उनके 1 पेज का हर इंडियस 1 पेज में या 2 पेजेस में लिख लो, नोट्स बना लो और वो अपने पास रख लो, जो कि आपको सेकंड रिवीजन में बहुत काम आएंगे। क्योंकि जब भी आपको रिवाइज करना है तो आपको पूरा इंडियस या फिर आईएफआरएस नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए और उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन आपके पास है स्टडी मटेरियल में वो सॉल्व कर लो अपने हाथ से। तो इस तरह से आपका इंडियस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा जो भी चैप्टर्स है, सब बच्चों को कंसोलिडेशन से काफ़ी डर लगता है, तो हाँ मत करो, कंसोलिडेशन नहीं करना है तो, लेकिन उसके बेसिक कंसेप्ट्स मैं बोलूँगी कर लेना, क्योंकि कभी कभी वो 5 नंबर में आ जाते हैं, तो वो ज़रूर कर लेना। अगर नहीं करना है बिल्कुल तो अमालगमेशन अपना बहुत 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 स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अमालगमेशन के क्वेश्चन में हम लोग कर तो लेते हैं लेकिन वो अटक जाता है बीच में, तो वो काफ़ी 2-3 बार रिवाइज कर लेना ताकि आपको बहुत अच्छे से हो जाए। उसके अलावा जो छोटे छोटे चैप्टर्स है या फिर जो वैल्यूएशन वाला चैप्टर है उसके एजम्पशंस वगैरह बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि एजम्पशंस हम लोग को जो इंस्टीट्यूट के मटीरियल में वो अलग होती हैं, हम जो अलग पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो सारी एजम्पशंस उसके नोट्स सारे अपना बना के रख लेना और वो रिवाइज करते रहना कि किस चीज़ में क्या करना है और किस केस में क्या सोल्यूशन होना चाहिए, और वैल्यूएशन चैप्टर को भी काफ़ी रिवाइज करना है आपको। उसके अलावा जितने भी चैप्टर बचते हैं उनको भी 2-3 बार रिवाइज कर लो, दैट्स इनफ फॉर योर फर्स्ट। अब बात करते हैं एसएफएम की। एसएफएम में आपको क्या करना है, जो भी न्यू सिलेबस के बच्चे हैं उनको 24 मार्क्स की तो थ्योरी आती है जो कि हर पेपर में आजकल कंपलसरी है। तो उसके लिए ना अपना जो भी थ्योरी के 5-6 चैप्टर्स हैं, मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ एसएफएम के स्टडी प्लान की, जो कि कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगी। उस पर मतलब आपको पूरा चैप्टर वाइज भी बताऊंगी कि कौन से चैप्टर्स की थ्योरी आपको ज़्यादा अच्छे से करनी है, वो ध्यान रख लेना। और थ्योरी आपको उन 5-6 चैप्टर्स की बहुत अच्छे से कर लेना, बाकी एक बार रीड कर लेना। कुल मिला के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ना थ्योरी के, वो 15 to 16 क्वेश्चन ही बनते हैं, वो अच्छे से याद कर लेना। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब हेडिंग्स एक बार पढ़नी पड़ती है क्योंकि हेडिंग सेम होनी चाहिए पेपर में। उसके अलावा आपके जो चैप्टर्स में जो कि मैंने पेपर ट्रेंड को देखा है, उसमें म्यूचुअल फंड्स, आपके बॉन्ड्स, सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर और वैल्यूएशन एंड एक्विजिशन चैप्टर, तो ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि ये बहुत ईजी और स्कोरिंग है। तो उसके अलावा जिन चैप्टर से सबको बहुत ज़्यादा डर लगता है वो डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स। फॉरेक्स में मतलब बहुत ज़्यादा करेंसी सब क्वेश्चंस में डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट करेंसीज, लेकिन वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इन योर मतलब एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। दिस चैप्टर विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि जब मैं अपना काम करती होती थी मतलब इन माई ऑफिस, तो वहाँ पे भी मुझे ये सब जो क्वेरीज हैं वो आती रहती थी कि इसको कैसे करना है, ऐसे कैसे करना है, तो उसको मत छोड़ना बिल्कुल भी, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आएगा फॉरेक्स चैप्टर। एंड डेरिवेटिव्स ऑल्सो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, वो आपको बहुत काम आएगा। और इनमें से पेपर आता है आपका पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स में से आपका 30 to 40 मार्क्स का पेपर आता है। और कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि पेपर में सिर्फ करेंसी दिख रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, आपको कुछ पता नहीं चलेगा पेपर में क्या आएगा। तो इसलिए मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि कुछ छोड़ के जाओ, करके तो पूरा ही जाना है।
पूरा सिलेबस करना है, बस ये है कि परसेंटेज वाइज या इंपॉर्टेंस वाइज आप ज़्यादा रिविजन्स कम रिविजन्स वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। सो फर्स्ट रिविजन में सारा ये कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट रिविजन में अपना जो भी आपने कंसेप्ट नोट्स बनाए हैं जो कि फर्स्ट रिविजन में वो रिवाइज करने हैं डेली। उसके बाद जब 15 डेज रह जाएंगे एग्जाम को या 10 डेज रह जाएंगे, अपने आप को पेपर देना शुरू कर देना। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर 3 घंटे में सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, आपको थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो ऑडिट में हम सबको पता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या हमारे पास रहते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग रहते हैं, उसके अलावा हमारे पास चैप्टर्स रहते हैं बहुत सारे जिसमें कंपनी ऑडिट इज द मेन, एंड देन हमारे पास प्रोफेशनल एथिक्स रहता है। तो आपको प्रोफेशनल एथिक्स तो बहुत अच्छे से करना है। प्रोफेशनल एथिक्स मतलब आपका आता है 15 to 16 मार्क्स का, तो वो तो बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि उसमें आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं अगर आपको क्लॉजेज और आपने आगे का बिल्कुल ठीक लिखा है तो वो अच्छे से कर लेना। उसके अलावा स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग प्रिपेयर करने के लिए एक बार रिवाइज करना उसको क्लास के साथ या फिर खुद से, और उसके 1 पेज का एक नोट्स बना लेना, मतलब एक ऐसे 1 पेज में, या फिर कुछ भी नोट्स आपके पास ऐसी होने चाहिए जो बहुत सिंप्लीफाइड हो, जो कि रिवाइज करने के लिए बहुत ईजी रहे। और उसके अलावा जो आपने करना है उसके अलावा कंपनी ऑडिट के भी नोट्स बना लेना और उसको नोट्स से ही पढ़ना है आफ्टर योर फर्स्ट रिविजन। एंड देन जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना उसके आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, और जो भी, क्योंकि पेपर में आ जाता है कभी कभी एनबीएफसी का क्वेश्चन आ गया या फिर कभी कभी डायरेक्टर्स का कुछ भी क्वेश्चन आ गया, तो वो सब आपको ध्यान में रखना है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि जो भी चैप्टर कुछ चैप्टर छोड़ सकते हो, छोड़ना कुछ नहीं है। तो जो कंपनी ऑडिट है, पीई है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, उनको अराउंड 2-3 बार रिवाइज करना है। और जो छोटे छोटे चैप्टर्स है वो आप फर्स्ट रिविजन में रिवाइज कर लेना, सेकंड रिविजन में सिर्फ हेडिंग जो भी आपने नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज कर लेना, दैट इज इनफ। और जो अपने जो भी क्वेश्चंस करने हैं वो कहाँ से करने हैं, वो प्रैक्टिस मैनुअल से कर लेना याद से, क्योंकि आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने नहीं आएंगे अगर, तो पेपर के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो केस स्टडीज जो भी रहती हैं प्रैक्टिस मैनुअल में वो सॉल्व कर लेना। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है तो वो सॉल्व कर लेना। जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं उनको, उनके नोट्स बना के रख लेना अपने पास रिवाइज करने के लिए। कंसेप्ट नोट्स तो आपके पास रहेंगे ही, वो तो करने ही है। और उसके अलावा ऑडिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है प्रेजेंटेशन और कंसेप्ट क्लैरिटी। तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है एग्जाम में या फिर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप आंसर ढंग से नहीं कर पाओगे। तो वो अपनी फर्स्ट रिविजन में आपको क्लियर रखना है। और प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के लिए आप खुद को टेस्ट दे सकते हो, क्वेश्चंस मतलब लिख के रिवाइज कर सकते हो, और या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो। नहीं तो एंड में जब आपके पास थोड़ा टाइम रह जाएगा एग्जाम्स को या फिर 1 महीना पहले, और अपने आप को पेपर दे दो और वो पेपर सॉल्व करके जो कि इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर्स है उससे मैच करो अगर वो, और अपने आप को ग्रेडिंग दो। उससे आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंटेशन में लॉ की। सो लॉ में ना कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट जो भी आप उठा रहे हो उसमें थ्योरी सब्जेक्ट में ना एक जो आपको एडवांटेज जब जो भी करोगे ना उसमें तब मिलेगा अगर आपने सिर्फ एक ही बुक रखी होगी या फिर उसके नोट्स बनाए होंगे। तो वो याद से कर लेना। इन लॉ ऑल्सो कि लॉ में हमारे पास रहता है कंपनी लॉ एंड अलाइड लॉ। सो कंपनी लॉ में आपके जो भी डायरेक्टर्स है वो 60% ऑफ द सिलेबस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो अच्छे से कर लेना। डायरेक्टर्स को बहुत सारे प्रोविजंस वगैरह याद कर लेना। मेरे पास एक चार्ट होता था जिसमें चार्ट में एक प्रोविजन लिखा, उसके आगे वो किसका प्रोविजन है वो डेली रिवाइज करती थी मैं, तो उससे मुझे सारे प्रोविजंस सेक्शंस सब याद हो गए थे। तो वो एक एक लाइन में ना पूरे सारे सेक्शंस लिख सकते हो और उसको एक नोटबुक में लिख के अपने पास रख सकते हो, जो कि आप इजीली रिवाइज कर पाओ। क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में रिवाइज नहीं कर सकते और सारे टॉपिक्स भी एक दिन में रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने शॉर्ट कुछ बनाया है ना वो आप जरूर कर सकते हो। उसमें 5-10 मिनट ही लगते हैं। तो उसके अलावा जो भी छोटे छोटे चैप्टर्स है ना सबके बुलेट नोट्स बना लेना, तो बुलेट नोट्स रिवाइज करने में बड़ा आसान होते हैं सेम रीजन से। तो वो आपको मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा रिवाइज करने में और आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इन लॉ ऑल्सो देर आर सो मैनी केस स्टडीज विच कम इन द एग्जाम, तो उन केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए भी आपको क्या कहते हैं एक क्वेश्चन बैंक करना ही पड़ेगा। सो क्वेश्चन बैंक कर लो, पीएम कर लो लास्ट ओल्ड सिलेबस का, अगर आप न्यू सिलेबस में हो। अगर ओल्ड सिलेबस में हो तो आप पीएम को रेफर कर सकते हो, पीएम कर लो और लास्ट ईयर के पेपर देख लो कैसे किस पैटर्न में आते थे और किस वे में आते थे, उनको सॉल्व कर लो अपने हाथ से और अपने आप को टेस्ट दे दो सेम ऑडिट वाले पॉइंट्स ही। और उसके अलावा जिससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट एंड कौन कौन से कंसेप्ट आपके वीक है वो सब पता चलेगा। और जो छोटे छोटे चैप्टर है ना उसमें से कभी कभी 8-8 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी आपको अच्छे से कर लेना, अच्छे से मतलब एक बार ही रिवाइज कर लेना, उससे आपको बड़ी हेल्प होगी। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना। अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको डिटेल प्लान दूंगी एसएसएम का, वो वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सी कम्युनिटी। थैंक यू।